राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। ये हमारी क्लास नंबर 7 है। 6 क्लासें हमने पुनीत राय से ले लिया है। ये 7वीं क्लास है और इसमें हम देखेंगे अलंकार संप्रदाय में ही कुछ चीज़ें बची हुई थी काव्य शास्त्र के पार्ट में, उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रीति और गुण के यहाँ से हमें देखना था कि किस रीति में कौन से गुण होते हैं। तो ध्यान देना है आपको, जो वैदर्भी रीति है, वैदर्भी रीति में सभी गुण होते हैं। वैदर्भी रीति में क्या होता है? सभी गुण होते हैं। गौड़ीय रीति में ओज या कांति गुण होते हैं और पांचाली रीति में माधुर्य और सौकुमार्य होता है। तो वैदर्भी रीति में सभी गुण होते हैं, गौड़ीय रीति में ओज या कांति होता है, पांचाली में माधुर्य और सौकुमार्य होता है। इसके बाद एक कथन है कि किस आचार्य का है? लोकोत्तर चमत्कार वैचित्र्य सिद्धये, अर्थात लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करने वाले काव्य तत्व को वक्रोक्ति कहते हैं। ये कौन कहा है? तो ये कुंतक ने कहा है। ध्यान देंगे, लोकोत्तर चमत्कार वैचित्र्य सिद्धये, लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करने वाले काव्य तत्व को वक्रोक्ति कहते हैं। ये कथन कुंतक का है। इसके बाद है वाग वैदग्ध प्रधाने अपि रस एवात्र जीवितम, वक्रोक्ति से उत्पन्न चमत्कार से मुख्य होने पर भी रस ही उसका प्राण होता है। ये कथन किससे है? तो ये कथन अग्नि पुराण कार से लिया गया है। इसके बाद एक कथन है, नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते। ये कथन किसका है? भरत मुनि का है। नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते, ये कथन किसका? भरत मुनि का। इसके बाद है, किस आचार्य ने रीति को मार्ग कहा है और उसके तीनों भेद सुकुमार्ग मार्ग, विचित्र मार्ग एवं मध्यम मार्ग का वर्णन किया है। तो रीति को मार्ग कहा है कुंतक ने और उसके 3 भेद सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग एवं मध्यम मार्ग का वर्णन किया है। इसके बाद है संप्रदाय और उसके प्रमुख आचार्य। जैसे रसवादी, कौन कौन से आचार्य हैं रस संप्रदाय से जुड़े? तो भरत मुनि है सबसे पहले, प्रवर्तक ही हैं रस संप्रदाय के। भोज भी हैं रसवादी, भट्ट नायक भी हैं रसवादी, विश्वनाथ भी हैं रसवादी, राजशेखर भी हैं रसवादी, केशव मित्र भी हैं रसवादी, शारदा तनय भी हैं रसवादी। तो भरत, भोज, भट्ट नायक, विश्वनाथ, राजशेखर, केशव मित्र, शारदा तनय, ये सभी क्या हैं? रसवादी हैं। अलंकारवादी कौन कौन से? भामह, दंडी, उद्भट, प्रतिहारेंदुराज, रुद्रट, जयदेव, अभय दीक्षित, ये सभी अलंकारवादी हैं। कौन कौन? भामह, दंडी, प्रतिहारेंदुराज, रुद्रट, जयदेव, अभय दीक्षित, ये क्या हैं? अलंकारवादी। इसके बाद वामन रीतिवादी हैं। ध्वनिवादी कौन है? आनंदवर्धन है, रुय्यक हैं, मम्मट हैं, अभिनव गुप्त हैं, जगन्नाथ हैं। तो ध्वनिवादी आनंदवर्धन हैं, रुय्यक हैं, मम्मट हैं, अभिनव गुप्त हैं और जगन्नाथ हैं। इसके बाद वक्रोक्तिवादी कौन है? तो वक्रोक्तिवादी कुंतक हैं, वक्रोक्तिवादी कुंतक। औचित्यवादी कौन है? तो औचित्यवादी क्षेमेंद्र हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित निरूपण किस आचार्य ने किया? तो कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित निरूपण किया आचार्य राजशेखर ने। कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित निरूपण किसने किया? राजशेखर ने किया। इसके बाद है व्यंग्य के तारतम्य के आधार पे काव्य के कितने भेद माने जाते हैं? तो व्यंग्य के तारतम्य के आधार पे काव्य के 3 भेद माने जाते हैं, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र। तो व्यंग्य के तारतम्य के आधार पे काव्य के 3 भेद माने जाते हैं,
ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र। इसके बाद है काव्य रूप। इंद्रिय गम्यता के आधार पे काव्य के कितने भेद हैं? 2 हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। इसके बाद है कि दृश्य काव्य रूपक के कितने प्रमुख भेद हैं? तो 10 भेद हैं। दृश्य काव्य रूपक के प्रमुख भेद कितने हैं? 10। कौन कौन से देख लेते हैं। नाटक है, प्रकरण है, भाड़ व्यायोग है, समवकार है, डिम है, ईहा मृग है, अंक है, विथि है, प्रहसन है। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? तो गद्य, पद्य और चंपू। चंपू गद्य पद्य में काव्य को कहते हैं। तो श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं। दृश्य काव्य रूपक के 10 भेद होते हैं और श्रव्य काव्य के 3 होते हैं, गद्य, पद्य और चंपू। इसके बाद आता है शब्द, अर्थ और शक्ति। वाचक, वाच्यार्थ और अभिधा। वाचक शब्द रहेगा, इसका अर्थ होता है वाच्यार्थ और वहाँ शक्ति रहेगी अभिधा। लक्षक शब्द का अर्थ होता है लक्ष्यार्थ और वहाँ शक्ति रहेगी लक्षणा। व्यंजक शब्द का अर्थ होता है व्यंग्यार्थ और वहाँ शब्द शक्ति रहेगी व्यंजना। इसके बाद है साक्षात सांकेतिक अर्थ के बोधक व्यापार को क्या कहते हैं? तो साक्षात सांकेतिक अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा कहते हैं। साक्षात सांकेतिक अर्थ के बोधक व्यापार को क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। इसके बाद के शब्द शक्ति को प्रथमा या अग्रिमा शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो अभिधा शब्द शक्ति को प्रथमा शब्द शक्ति भी कहते हैं या अग्रिमा शब्द शक्ति भी कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? वेरी इंपॉर्टेंट, रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़। अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ध्यान रखिएगा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके बाद आगे आते हैं। आगे है कि मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि या प्रयोग के कारण यदि उससे मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ की प्रतीति हो तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो वहाँ होगी लक्षणा शब्द शक्ति। मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि या प्रयोग के कारण यदि उससे मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ की प्रतीति हो तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है लक्षणा के भेद। तो लक्षणा के भेद में रूढ़ि लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा के भेद में 2 हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा के भी 2 भेद हैं, गौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गौड़ी लक्षणा के भी 2 भेद हैं, सारोपा लक्षणा, साध्य वासना लक्षणा। शुद्धा लक्षणा के भी 2 भेद हैं, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा के भी भेद हैं, सारोपा लक्षणा, साध्य वासना लक्षणा। लक्षण लक्षणा के भी 2 भेद हैं, सारोपा लक्षणा और साध्य वासना लक्षणा। तो ये आपके लक्षणा के भेद के उपभेद हो गए। तो लक्षणा के 2 भेद, रूढ़ि और प्रयोजनवती, प्रयोजनवती के गौड़ी और शुद्धा, गौड़ी के सारोपा साध्य वासना, शुद्धा के उपादान और लक्षण लक्षणा। इसके बाद है कि जब रूढ़ि के आधार पर लक्षणा की जाए या मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाए तो कौन सी लक्षणा होगी? तो वहाँ पे होगी रूढ़ि लक्षणा। फिर है कि जब किसी अभिप्राय विशेष या प्रयोजन के आधार पर लक्षणा की जाए तो कौन सी लक्षणा होती है? तो वहाँ पे होती है प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा के प्रमुख भेद कितने हैं? 2 हैं। कौन से? रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा के कुल कितने भेद माने जाते हैं? 12 भेद माने जाते हैं। किस लक्षणा को अभिधा पुच्छभूता कहते हैं? तो रूढ़ि लक्षणा को अभिधा पुच्छभूता कहते हैं। किस आचार्य ने लक्षणा के 80 भेदों का उल्लेख किया है? तो आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा के 80 भेदों का उल्लेख किया है। मम्मट ने लक्षणा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 12।
अभिधा तथा लक्षणा शक्तियाँ जब अपना अपना अर्थ बोध कराकर शांत हो जाएं, तब किस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजना कहते हैं। जब अभिधा और लक्षणा अपना अपना अर्थ बता के शांत हो जाएंगी, तब जिस शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजना कहते हैं। व्यंजना के प्रमुख भेद कितने हैं? 2 हैं, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। व्यंजना के 2 भेद, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। इसके बाद एक पंक्ति है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उलटी कहत नवीन। ये पंक्ति किसकी है? देव की है। इसके बाद है, संस्कृत काव्य शास्त्र में शब्द शक्तियों का सर्वप्रथम एकत्र, व्यवस्थित, विशद तथा संग्रहात्मक निरूपण किस आचार्य ने किया है? तो आचार्य मम्मट ने किया है। संस्कृत काव्य शास्त्र में शब्द शक्तियों का सर्वप्रथम एकत्र, व्यवस्थित, विशद तथा संग्रहात्मक निरूपण किया है मम्मट ने। इसके बाद है, भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में किस ग्रंथ से हुआ? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुआ। इसके बाद एक पंक्ति है, किरति भनति भूति भली सोई सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कही गई यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये तुलसीदास की है। इसके बाद, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। ये पंक्ति किस कवि की? तुलसीदास की। काव्य शास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन संप्रदाय की बात करेंगे तो वो रस संप्रदाय है। इसके बाद है, छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन हैं? गंगादास हैं। किस काव्य को चित्र काव्य कहा गया है? अधम काव्य को। अधम काव्य को क्या कहा गया है? चित्र काव्य कहा गया है। तो ध्यान रखेंगे, किस काव्य को चित्र काव्य कहा गया है? अधम काव्य को। इसके बाद, जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसादी बोधन की शक्ति पूर्णतया नहीं आ सकती। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसके बाद है कि बंध के आधार पे काव्य के कितने भेद हैं? तो बंध के आधार पे काव्य के 2 भेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो ध्यान देंगे, बंध के आधार पे काव्य के 2 भेद, प्रबंध और मुक्तक। पूर्वापर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को क्या कहते हैं? तो पूर्वापर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को मुक्तक कहते हैं। फिर है, पूर्वापर संबंध निर्वाह सापेक्ष रचना को क्या कहते हैं? प्रबंध कहते हैं। साहित्य शब्द किस सदी में प्रचलित हुआ? तो साहित्य शब्द 7वीं 8वीं सदी में प्रचलित हुआ। साहित्य शब्द किस सदी में प्रचलित हुआ? 7वीं 8वीं सदी में। पूर्वापर संबंध निरपेक्ष काव्य को मुक्तक कहते हैं और पूर्वापर संबंध निर्वाह सापेक्ष काव्य को प्रबंध कहते हैं। संस्कृत में साहित्य के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो संस्कृत में साहित्य के लिए वाङ्मय शब्द का प्रयोग होता है। रस का विरोध किस आचार्य ने किया? तो भामह ने किया। ध्यान देंगे, रस का विरोध भामह ने खूब किया है और संस्कृत में साहित्य के लिए वाङ्मय शब्द का प्रयोग होता है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु कितने माने गए हैं? 3 माने गए हैं। कौन? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु 3 माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसके बाद है, धर्म्य यशस्य मायुष्यम हित बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जनम नाट्यमेदम भविष्यति। ये कहकर किस आचार्य ने धर्म, यश और आयु का साधक, हितकारक, बुद्धि का वर्धक तथा लोकोपदेश को नाटक का प्रयोजन माना है? तो ये माना है भरत मुनि ने। इसके बाद है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षव्यम कलासु च।
करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। ये उक्ति किसकी है? भामह की, ध्यान रखेंगे। कलासु च भामह। इसके बाद है कि गौड़ी, पांचाली एवं वैदर्भी, इन 3 रीतियों के अतिरिक्त मागधी और मैथिली नामक रीतियों का उल्लेख किसने किया है? तो राजशेखर ने किया है। गौड़ी, पांचाली एवं वैदर्भी, इन 3 रीतियों के अतिरिक्त मागधी और मैथिली नामक रीतियों का उल्लेख किसने किया है? राजशेखर ने किया है। किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्य है? तो पांचाली। पांचाली रीति का दूसरा नाम ग्राम्य है। पांचाली रीति का दूसरा नाम क्या है? ग्राम्य है। गौड़ी, पांचाली एवं वैदर्भी, इनके अलावा मागधी और मैथिली नामक रीतियों का उल्लेख किसने किया? राजशेखर ने किया। इसके बाद है तात्पर्य। क्या है तात्पर्य? ध्यान रखेंगे ये क्या है? तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना की तरह चौथे प्रकार की नई शब्द शक्ति है। सर्वमान्य रूप से तो 3 ही शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, लेकिन बताया जाता है कि एक चौथे प्रकार की एक और शब्द शक्ति है जिसे तात्पर्य कहते हैं, तो ध्यान देंगे। इसके बाद है भामह अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की, इसीलिए भामह अभाववादी कहलाते हैं। कविता को किसने मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहा है? तो कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, ध्यान रखेंगे। कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद है किस तत्व को लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा गया है? तो ध्यान देंगे रस। किस तत्व को लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा गया है? तो रस को लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा गया है। प्रतिभा मात्र को ही काव्य का हेतु सर्वप्रथम किसने माना है? तो प्रतिभा मात्र को ही काव्य का हेतु सर्वप्रथम माना है हेमचंद्र ने। प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार नाम किसने दिया है? तो प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार नाम दंडी ने दिया है। इसके बाद है वाग वैदग्ध्य प्रधानोपि रसेवात्र जीवितम। ये सूत्र किसका है? अग्निपुराणकार का। गुणीभूत व्यंग्य के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। वाच्यता असह का अन्य नाम क्या है? रस ध्वनि है। गुणीभूत व्यंग्य के भेद 8 होते हैं। भरत मुनि ने हास्य रस के कितने भेद माने हैं? 6 माने हैं। असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि कहकर रस को ध्वनि का एक भेद किस आचार्य ने माना है? आनंदवर्धन ने माना है। कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद माने हैं, तो कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद और 41 उपभेद माने हैं। इसके बाद है हेतुर्न तु हेतवः, किसने कहा? मम्मट ने कहा। हेतुर्न तु हेतवः। इसके बाद एक कथन है कि रमणीय अनुभूति, उक्ति, वैचित्र्य और छंद, इन तीनों का समन्वित रूप कविता है। तो ये कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। क्या कहा? कि रमणीय अनुभूति, उक्ति, वैचित्र्य और छंद, इन तीनों का समन्वित रूप कविता है। इसके बाद आगे देखते हैं किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है? तो जगन्नाथ ने, जिनको पंडित राज की उपाधि शाहजहां ने दिया था। इन्होंने ही शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है। इसके बाद जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है? तो नंदिकेश्वर को। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 41 गिनाई है। 8 अस्थाई भाव और 33 व्यभिचारी भाव और 8 सात्विक भाव।
41 नहीं 49 गिनाई है, सॉरी। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी गिनाई है? 49। 8 अस्थाई भाव, 8 सात्विक भाव, 33 व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, ध्यान रखेंगे। भरत मुनि द्वारा श्रृंगार रस के भेद किए गए हैं। अवस्था के अनुसार 2 भेद किए गए हैं, संयोग व वियोग। अभिनय की दृष्टि से इन्होंने श्रृंगार रस के 3 भेद किए हैं, वचनात्मक, वेशात्मक, क्रियात्मक। पुरुषार्थ की दृष्टि से भरत मुनि ने श्रृंगार रस के 3 भेद किए हैं, धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार, काम श्रृंगार। इसके बाद है कि धनंजय ने श्रृंगार के कितने भेद किए हैं? तो धनंजय ने श्रृंगार के 3 भेद किए हैं। धनंजय ने श्रृंगार के 3 भेद किए हैं, अयोग, विप्रयोग और संभोग। अयोग, विप्रयोग और संभोग। आगे आते हैं। आगे दिया है कि भरत ने करुण रस के कितने भेद किए हैं? तो भरत ने करुण रस के 3 भेद किए हैं, धर्मोपधातज, अर्थपचयोद्भव, शोककृत। तो भरत मुनि ने करुण रस के 3 भेद किए हैं, धर्मोपधातज, अर्थोपयोद्भव और शोककृत। इसके बाद है कि भरत द्वारा भयानक रस के कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद किए गए हैं, व्याजजन्य या कृत्रिम, अपराधजन्य और वित्रासितक। भरत मुनि ने भयानक रस के 3 भेद किए हैं, व्याजजन्य या कृत्रिम, अपराधजन्य और वित्रासितक। भरत द्वारा विभत्स रस के कितने भेद किए गए हैं? 2, शुद्ध या क्षोभक्ष या अशुद्ध या उद्वेगी। भरत मुनि द्वारा अद्भुत रस के भेद 2 किए गए हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, दिव्य या आनंदज। भरत मुनि द्वारा रौद्र रस के 3 भेद किए गए हैं, आंगिक, वेशात्मक और वचनात्मक। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट कथन है, सूत्र है, काव्यम ग्राह्यम लंकरात। किसका कथन है? वामन का। सौंदर्यम अलंकार किसका कथन है? वामन का। इसके बाद है काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुण, ये कथन किसका? वामन का। रस के संबंध में भरत मुनि पूर्व 2 परंपराएं पाई जाती हैं। रस के संबंध में भरत से पूर्व 2 परंपराएं पाई जाती हैं, एक तो द्रुहिड़ अर्थात ब्रह्मा की और दूसरी है वासुकी की। द्रुहिड़ 8 रस मानते थे एवं वासुकी नवा शांत रस भी मानते थे। इसके बाद है अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामह ने अलंकारों का प्राण तत्व किसे माना है? तो अलंकार संप्रदाय के संस्थापक भामह ने अलंकारों का प्राण तत्व माना है वक्रोक्ति को। अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया? तो अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वप्रथम किया रुद्रट ने। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस का वर्ण श्याम तथा उसका वेश उज्ज्वल बताया है, ध्यान रखेंगे। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस का वर्ण श्याम बताया है और उसका वेश उज्ज्वल बताया है। इसके बाद है कि आचार्य भामह ने काव्य हेतु किसे माना है? प्रतिभा को माना है। फिर है काव्यम तु जायते जातु कस्य चित्त प्रतिभावतः। काव्य हेतु के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? भामह की है। इसके बाद है एक भरत मुनि की बहुत इम्पोर्टेंट है, एत एव विपर्यस्ता गुणा काव्येषु कीर्तितः। दोष का विपर्य काव्य में गुण माना जाता है, ये कथन किस आचार्य का? भरत मुनि का। एत एव विपर्यस्ता गुणा काव्येषु कीर्तितः। दोष का विपर्य काव्य में गुण माना जाता है, ये कथन भरत मुनि का है। गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुण, ये कथन किसका? वामन का।
गुण संप्रदाय को किस संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है? तो गुण संप्रदाय को रीति संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है। काव्य शोभायः कर्तारो धर्मा गुण, ये किसका कथन है कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण हैं और उसको अधिक उत्कर्ष देने वाले अलंकार हैं? तो ये कथन वामन का है। इसके बाद है कि किस आचार्य ने रामायण में करुण रस एवं महाभारत में शांत रस को प्रधान माना है? तो आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन ने रामायण में करुण रस और महाभारत में शांत रस प्रधान माना है। इसके बाद है रसैनैव जीवित सर्व काव्यम, काव्य रस के द्वारा ही जीवित रहता है। ये कथन किस आचार्य का है? तो ये अभिनव गुप्त के द्वारा ये कथन कहा गया है, रसैनैव जीवित सर्वम काव्यम। इसके बाद है कि किस आचार्य का कथन है कि संसार में जो कुछ पवित्र, उज्ज्वल एवं दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है? तो ये कहा है भरत मुनि ने कि संसार में जो कुछ पवित्र, उज्ज्वल एवं दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है। कौन कहता है? भरत मुनि कहते हैं। इसके बाद आगे आते हैं। आगे है कि श्रृंगार को रसराज माना जाता है। क्यों? कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण श्रृंगार को रसराज माना जाता है। भामा ने रस को अलंकार के अंतर्गत रखा। भामा ने रस को किसके अंतर्गत रखा? अलंकार के अंतर्गत। और रस संबंधी रसवत, प्रेयस तथा उज्ज्वस नामक 3 अलंकारों का वर्णन किया। ये अलंकार क्रमशः रस, भाव तथा अनेक आभास की अवस्थाएं हैं। इसके बाद सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को अलंकार के अंतर्गत रखकर रस संबंधी रसवत, प्रेयस तथा ऊर्जस्वी नामक 3 अलंकारों का वर्णन किया? भामह ने किया है। किस आचार्य ने गुणों को शोभा कारक धर्म, अलंकारों को शोभावर्धक तथा रस को गुणों की कांति कहा है? वामन ने। वामन ने गुणों को शोभा कारक धर्म, अलंकारों को शोभावर्धक तथा रस को गुणों की कांति कहा है। इसके बाद सर्वप्रथम किस आचार्य ने रसालंकारों में समाहित को स्वीकार किया तथा नाट्य में शांत रस की प्रतिष्ठा की? उद्भट ने। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने न्याय सिद्धांत के आधार पर रस की अनुमति का सिद्धांत प्रतिपादित किया और ध्वनि के स्थान पे काव्य अनुमति की प्रतिष्ठा की? तो महीम भट्ट ने। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलट के रस विवेचन का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो भट्ट लोलट के रस विवेचन का सैद्धांतिक आधार है मीमांसा। ध्यान देंगे। अब हम रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य और उनका सैद्धांतिक आधार देखेंगे। जैसे भट्ट लोलट हैं, इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद और दर्शन है मीमांसा। श्री शंकुक है, इनका सिद्धांत है अनुमितिवाद और दर्शन है न्याय। भट्ट नायक है, इनका सिद्धांत है भुक्ति या भोगवाद और दर्शन है सांख्य। अभिनव गुप्त है, इनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद और दर्शन है शैव। तो ध्यान देंगे, शैव दर्शन अभिनव गुप्त, सांख्य भट्ट नायक, मीमांसा भट्ट लोलक, न्याय शंकुक। भुक्ति या भोगवाद भट्ट नायक का, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का, अनुमितिवाद शंकुक का, उत्पत्ति या आरोपवाद भट्ट लोलट का। इसके बाद ग्रंथ और लेखक दिए हैं। जैसे संगीत रत्नाकर 13वीं सदी की रचना है किसकी? सारंग देव की। रसन्नान व सुधाकर ये रचना सिंह भोपाल की है। रस प्रदीपकार ये प्रभाकर की है। ये दोनों नीचे के इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन पहला वाला महत्वपूर्ण है। संगीत रत्नाकर सारंग देव का 13वीं सदी की रचना है, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद है कि रस को 2 वर्गों सुख कारक, दुख कारक में बांटकर किन आचार्य द्वय ने करुण, भयानक, विभत्स और रौद्र को दुख कारक तथा शेष को सुख कारक माना है? तो रामचंद्र और गुणचंद्र ने ऐसा माना है।
नवरस नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? बाबू गुलाब राय हैं। नवरस के लेखक बाबू गुलाब राय हैं। रस कलश नामक ग्रंथ के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को काव्य आत्मा घोषित किया? तो रस को काव्य आत्मा घोषित किया विश्वनाथ ने। किसने रस को काव्य आत्मा घोषित किया? विश्वनाथ ने। इसके बाद है द्विधा भिन्नम स्वभावोक्ति क्रोति श्रोति वाङ्मय, अर्थात वाङ्मय के दो भेद हैं, स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति। ये कथन किसका है? दंडी का। ध्यान देंगे। वाङ्मय के दो भेद स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति किसने माना है? दंडी ने। द्विधा भिन्नम स्वभावोक्ति वाङ्मय, दंडी। भामा के समान किस आचार्य ने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हुए उसे समस्त अलंकारों का मूल स्वीकार किया है तथा वक्रोक्ति को लोक सीमित वर्तनी विवक्षा अर्थात वस्तु के लोकोत्तर वर्णन की इच्छा कहा है तो ऐसा कहा है दंडी ने। ध्यान देंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भामा के समान किस आचार्य ने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हुए उसे समस्त अलंकारों के मूल में स्वीकार किया है तथा वक्रोक्ति को लोक सीमावर्तनी विवक्षा अर्थात वस्तु के लोकोत्तर वर्णन की इच्छा कहा है तो ऐसा कहा है दंडी ने। विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को माना है तो विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को माना है शब्दालंकार। विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को क्या माना है? शब्दालंकार। इसके बाद है कि यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उसकी व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। ये कथन किसका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। ये कहते हैं कि यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। कौन कहता है? श्याम सुंदर दास कहते हैं। इसके बाद है प्रतिभाष्यम हेतु व्युत्पत्तिभ्यास्याभ्याम संस्कार्या। ये कथन किस आचार्य का? हेमचंद्र का। हेमचंद्र प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने 3 काव्य हेतुओं प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास में से केवल प्रतिभा को, जो कि व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा परिष्कृत होती है, काव्य का हेतु माना है। हेमचंद्र कहते हैं प्रतिभास्य हेतु व्युत्पत्तिभ्यास्याभ्यामम संस्कार्या। इसके बाद एक बड़ा फेमस कथन है मम्मट का, शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूपा। ये बहुत फेमस है मम्मट का। इसके बाद सा, ये तो हम लोग देखे थे, सा काव्य घटना अनुकूल शब्दोपस्थिति। काव्य रचना के अनुकूल शब्द तथा अर्थ को प्रस्तुत करने की क्षमता को प्रतिभा कहते हैं। ये कथन किसका है? आचार्य जगन्नाथ का, कि काव्य रचना के अनुकूल शब्द और अर्थ को प्रस्तुत करने की क्षमता को प्रतिभा कहते हैं। इसके बाद आगे है बहुत इम्पॉर्टेंट, आगे है गुरुपदेशाद हेतुम शास्त्रम जड़धियोप्लयम। ये सब नेट में पूछे जा चुके हैं। गुरुपदेशाद हेतुम, ये ध्यान रखेंगे भामह का। गुरुपदेशाद हेतुम शास्त्रम जड़धियोप्लयम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावते। अर्थात शास्त्र पठन तो गुरुपदेश द्वारा जड़ बुद्धि के लिए भी संभव है, पर काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा अपेक्षित है। ये कह के सर्वप्रथम किस आचार्य ने काव्य हेतुओं के संदर्भ में प्रतिभा की अनिवार्यता घोषित की? तो भामह ने। इसके बाद है कि रुद्रट तथा कुंतक ने काव्य हेतुओं की संख्या मानी है, 3 मानी है, शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास। रुद्रट तथा कुंतक ने काव्य हेतुओं की संख्या 3 मानी है, शक्ति व्युत्पत्ति तथा अभ्यास। इसके बाद है कि नैसर्गिकी प्रतिभा। इसके बाद है नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को काव्य हेतु किस आचार्य ने माना है? तो दंडी ने माना है। इसके बाद है कि किस आचार्य ने प्रतिभा को एक आवश्यक हेतु माना है?
किंतु इस तथ्य का भी उद्घाटन किया है कि प्रतिभा के बिना भी किन्हीं अवस्थाओं में व्युत्पत्ति और अभ्यास के आधार पर काव्य रचना संभव है। तो ऐसा माना है दंडी ने। किन आचार्यों ने प्रतिभा को काव्य का हेतु और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को प्रतिभा का हेतु माना है? तो हेमचंद्र वाग्भट द्वितीय, जयदेव और जगन्नाथ ने। किस आचार्य ने प्रतिभा अथवा शक्ति को काव्य का अनिवार्य हेतु और व्युत्पत्ति अथवा निपुणता तथा अभ्यास को काव्य का काम्य हेतु माना है? आनंद वर्धन ने। इसके बाद यहाँ तो क्वेश्चन कट गया है। दिया है कि यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये कथन कौन कहता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। राजशेखर ने रस का प्रतिष्ठाता किसे माना है? नंदिकेश्वर को माना है। केशव मिश्र ने रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक किसे माना है? तो सौद्योदनी को माना है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के 2 संस्करण उपलब्ध हैं। पहला काव्यमाला बम्बई और दूसरा काशी संस्कृत। इनमें क्रमशः 36 और 37 अध्याय हैं। इसके बाद है कि भरत मुनि ने कितने रस, कितने गुण, कितने दोष, कितने अलंकारों का उल्लेख किया है, सब एक ही जगह दे दिया है। तो ध्यान देंगे। भरत मुनि ने 8 रस माने हैं, भरत मुनि ने 10 गुण माना है, भरत मुनि ने 10 दोष माने हैं और भरत मुनि ने 4 अलंकार का उल्लेख किया है। ठीक। इसके बाद है मुक्तम लोक स्वभावेन रसैश्च सकलय पृथक। ये उक्ति किसकी है? भामा की है। मुक्तम लोक स्वभावेन, मुक्तम लोक स्वभावेन भामा। ध्यान देंगे। शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये परिभाषा भामा की है और काव्य की इस परिभाषा में कौन सा दोष है? तो अति व्याप्ति दोष है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की इस परिभाषा में कौन सा दोष है? तो अति व्याप्ति दोष है। इसके बाद आता है अलंकार। अब हम अगली क्लास में क्या देखेंगे? अलंकार देखेंगे। फिर अलंकार समाप्त होगा तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र आ जाएगा। फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र खत्म करेंगे तब जाके आएगा आदिकाल। तो जल्दी से हमें आदिकाल में एंट्री करनी है। तो चलिए इसको यहीं पे करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं जल्दी आपसे हम अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। क्लास से जुड़ने के लिए, देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेलिस्ट में सारी क्लास ऐड हैं, आप देख सकते हैं पीछे की क्लास।